अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी लेक्चर रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी कि किसी वजह से वो लेक्चर हमें बंद करना पड़ा। थोड़ा सा मैं लिख चुका था, तो बहरहाल मुझे दोबारा से रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है, तो इस वजह से मैं दोबारा से स्टार्ट ले लूँ। देखिए भाई, ये हम लेक्चर नंबर 5.4 की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इस वक्त, और आज हमें सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को स्टडी करना है। अच्छा, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को कहते हैं कंडीशन फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अच्छा, अब कंडीशन की जो डेफिनेशन है वो अब आपके सामने लिखिए। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ द नेट टॉर्क एक्टिंग अपॉन इट इज जीरो। और इसका मतलब ये होता है कि टॉर्क यानी सम ऑफ ऑल टॉर्क्स इक्वल टू जीरो होना चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट पे, यानी क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए, तब तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अच्छा, अब इस कंडीशन को एक्सप्लेन करने के लिए या थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए मैं फ़र्ज़ करें कि आपके सामने एक एग्जांपल बनाता हूँ। इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ वहाँ पर मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि मैं मार्कर से लिख के और फिर मिटा सकूँ, तो इसलिए मैं ज़ाहिर पेज के ऊपर ही ये एक्सप्लेन करने की थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ। देखें, फ़र्ज़ करें कि ये एक रॉड है आपके सामने, ठीक है। ये रॉड है, इतनी बड़ी ये लगी हुई है, और यहाँ इस पॉइंट से लेके यानी ए से लेके और ये पॉइंट बी है, ये यहाँ तक ये रॉड की लेंथ है। बीच में ये एक पॉइंट है और ये इस पॉइंट का नाम मैं रख देता हूँ ओ। ओ सेंटर ऑफ रोटेशन है। यहाँ से अगर मैं इसकी लाइन ड्रॉ कर दूँ तो ये सेंटर ऑफ या एक्सिस ऑफ रोटेशन बनेगा। अच्छा, अब फ़र्ज़ करो कि इस ऑब्जेक्ट पर ये एक फोर्स अप्लाई हो रही है, ये F1 पे, ठीक है। ये फोर्स अप्लाई होती है ओ से लेके जिस जगह पर फोर्स अप्लाई हो रही है वहाँ तक का डिस्टेंस, इसका नाम मैंने D1 रख दिया है, और इसे आप फिजिक्स में मोमेंट आर्म भी कहते हैं। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से लेके एक्सिस ऑफ रोटेशन तक का डिस्टेंस, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, ये मोमेंट आर्म के इक्वल होता है। अब मैं कहता हूँ कि भाई ये जो फोर्स है इसकी वजह से टॉर्क जो प्रोड्यूस होगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपको पता है कि टॉर्क इक्वल होता है फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। तो आप क्या करेंगे, इस फोर्स से इस मोमेंट आर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस फोर्स की वजह से पैदा होने वाला टॉर्क आप कैलकुलेट करने में कामयाब हो जाएंगे। ये फोर्स का नाम है F1, इसलिए मैं यहाँ F1 लिख देता हूँ। ये जो मोमेंट आर्म है इसका नाम D1 है, इसलिए मैं यहाँ D1 लगा देता हूँ, ठीक है। अब F1 को जब क्रॉस करेंगे D1 से, तो हमें जो टॉर्क पता चलेगा तो इस फोर्स की वजह से पैदाशुदा टॉर्क होगा, और ये टॉर्क की डायरेक्शन, क्योंकि फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, इसकी वजह से जो टॉर्क होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये जो मैं एरो लगा रहा हूँ, ठीक है, इस डायरेक्शन में। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ से फ़र्ज़ करें कि आप लटक जाएं इस रॉड के साथ, तो ये रॉड ऐसे घूमेगी, ठीक है, ऐसे, और इस वाली हरकत को कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये जो टॉर्क है ये कहलाता है क्लॉकवाइज टॉर्क, क्योंकि ये इस ऑब्जेक्ट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने का सबब बनता है। अच्छा जी, अब फ़र्ज़ करें ये तो पहला टॉर्क है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसी पॉइंट पर एक, ये थोड़ा सा आगे ना, यहाँ पे एक दूसरी फोर्स अप्लाई करता हूँ, ये है F2। अच्छा, अब F2 जिस जगह लग रही है यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसका नाम आप रख देंगे D2, ठीक है। अच्छा, ये दूसरा मोमेंट आर्म हो गया और ये दूसरी फोर्स होगी। अब जाहिर है एक टॉर्क इसकी वजह से भी प्रोड्यूस होगा, अगर ये फोर्स नहीं भी हो, हटा भी नहीं, यानी मैं यहाँ पे हाथ रख देता हूँ, चलो ये है ही नहीं, तो क्या समझते हैं आप, इस फोर्स की वजह से ये रॉड घूमेगी या नहीं घूमेगी? तो भाई इसका जवाब है कि ये घूमेगी हर सूरत में। तो यानी ये ऐसे घूमेगी, ऐसे, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में। तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो दूसरी फोर्स है इसकी वजह से जो पैदाशुदा टॉर्क है, जो प्रोड्यूस टॉर्क होगा, उसका नाम मैं रखता हूँ टी टॉ टू। अच्छा, टॉर्क किसके इक्वल होता है, एफ इंटू डी, यानी फोर्स को जब मोमेंट आर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो टॉर्क कैलकुलेट हो जाता है। अब इस फोर्स का नाम है F2, इसलिए यहाँ पे लगाएंगे F2, और यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस का नाम क्या है, D2, ये आ गया D2। अच्छा, अब मुझे आप बताएं, ये जो फोर्स 1 की वजह से टॉर्क था इस डायरेक्शन में था, इसका नाम मैंने रखा था टॉ 1। इस फोर्स F2 की वजह से जो ऑब्जेक्ट घूमेगा वो किस डायरेक्शन में घूमेगा, वो भी इसी डायरेक्शन में घूमेगा, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में। अच्छा, अब ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि फोर्स 1 और फोर्स 2 दोनों मिल के जो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में?
तो इसका जवाब है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका मतलब है ये दोनों मिलके एक ही डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे बताओ क्लॉकवाइज टॉर्क कितना है, तो आपको बताना पड़ेगा τ1 प्लस τ2। ठीक है, ये हो गया क्लॉकवाइज टॉर्क। अच्छा, अब फर्ज करो कि ऐसे ही एक ऑब्जेक्ट, एक वज़न यहाँ बांध दें और एक वज़न यहाँ बांध दें, उसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट घूम जाएगा ऐसे। ठीक है ना, ये बहुत सीधी सी बात है। ये घूम जाएगा और ये क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस होगा इन दोनों फोर्सेस की वजह से। अब क्या करते हैं कि मैं एक फोर्स इस जगह लगा देता हूँ। ठीक, अच्छा, अब ये जो फोर्स लगेगी इस जगह पर, इसका नाम मैं रखता हूँ F3। ठीक है, ये प्रैक्टिकल भी किया आपने मैट्रिक में, याद है आपको? आपको मोमेंट का प्रैक्टिकल एक करवाया गया, प्रैक्टिकल नंबर 5 है मेरे ख्याल में उसमें ना, क्लास 10th में आपने किया था। उसमें आपने सेट किया था, 4 वेट्स आपने लटकाए थे और आपने उन चारों वेट्स के साथ इस वो जो स्केल होता है मीटर स्केल, उसको सेट किया था, बैलेंस किया था। अच्छा, अब वही वाला प्रैक्टिकल आप समझ लें आपके सामने। अब ये F3 है, इसकी कोशिश क्या होगी कि अगर ये दोनों मैं फोर्सेस हटा दूँ यहाँ से, यहाँ पे कोई फोर्स ही ना हो। ठीक है, तो इस वाली फोर्स F3 की क्या कोशिश होगी कि ये ऑब्जेक्ट घूम जाए इस डायरेक्शन। ठीक है, अब ये कंजस्टेड हो गया, लिखा हुआ है और फिर तो नज़र आपको शायद आ रहा होगा। अब ये जो फोर्स है F3, इसकी वजह से ये इस डायरेक्शन में ये घुमाने की कोशिश करेगी, और अगर इस डायरेक्शन को, यानी अगर मैं ये सर्कल कंप्लीट करूं तो ये बनेगा ऐसे। अब ये घड़ी की सुइयों के उलट डायरेक्शन में, इसलिए इसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस करेगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब यहाँ से लेके जहाँ ये लग रही है, वहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है, इसका नाम मैं रखता हूँ मोमेंट आर्म D3, और इसकी वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस्ड होगा, इसका नाम मैं रखता हूँ τ3। टॉर्क इक्वल होता है फोर्स इनटू मोमेंट आर्म, और ये जो फोर्स है यहाँ पे, इसका नाम है F3, इसलिए यहाँ जो नीचे लगाना पड़ेगा मुझे F3, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है D3, इसलिए मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा D3। ठीक है भाई। अच्छा, तो ये जो टॉर्क 3 है, ये F3D3 के इक्वल होगा। अब मैं फर्ज करो कि एक फोर्स और लगा देता हूँ, ये है F4, और ये भी ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगी, यानी ये दोनों फोर्सेस मिल के चाहेंगी कि ऑब्जेक्ट यूँ घूम जाए। ये दोनों फोर्सेस कोशिश करेंगी कि ऑब्जेक्ट यूँ घूम जाए, यानी ये यूँ और ये यूँ। तो यानी कोई चाह रहा है कि ये ऑब्जेक्ट यूँ घूमे और कोई चाह रहा है कि ऑब्जेक्ट यूँ घूमे। और अब अगर ऑब्जेक्ट ना यूँ घूमता है और ना यूँ घूमता है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इधर का टॉर्क और इधर का टॉर्क एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। यानी मैं थोड़ा सा और वाज़े करूँ इसे, ये टॉर्क, अब मैं फोर्स F4 की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है उसे कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखें, तो ये F4 है, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका नाम मैं रख देता हूँ D4। अब मुझे बताओ टॉर्क कैसे कैलकुलेट होगा? फोर्स को जब मोमेंट आर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, टॉर्क कैलकुलेट हो जाता है। तो इस फोर्स का जो टॉर्क होगा वो कैसे कैलकुलेट होगा? इस फोर्स का की वैल्यू यानी F4 और इस फोर्स का डिस्टेंस यानी D4, ये मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, अब मुझे बताओ ये जो T3, τ3 और τ4 हैं, ये दोनों मिलकर कोशिश क्या करें? ये कोशिश करें कि ऑब्जेक्ट यूँ घूम जाए, यानी एंटी क्लॉकवाइज में। तो मैं कहता हूँ कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो टॉर्क है वो टोटल टॉर्क किसके इक्वल होगा? τ3 प्लस τ4। यानी जब मैं इन दोनों के टॉर्क को ऐड करूँगा, इन दोनों के टॉर्क को ऐड करूँगा तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पता चल जाएगा, यानी ये वाला टॉर्क। और जब मैं इन दोनों फोर्सेस के टॉर्क को कैलकुलेट करूँगा तो मुझे क्लॉकवाइज टॉर्क पता चल जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब कोई कहे कि भाई टोटल टॉर्क कैसे मालूम होगा? तो टोटल टॉर्क का मतलब होगा सम ऑफ ऑल टॉर्क्स। क्लॉकवाइज, अब आपसे कोई कहता है भाई क्लॉकवाइज टॉर्क कितना है, तो आप कहेंगे क्लॉकवाइज टॉर्क ये, तो मैं कहता हूँ ये क्लॉकवाइज टॉर्क। अब इसमें ऐड करना है। ठीक है भाई, दूसरा टॉर्क कौन सा है? दूसरा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है। इसमें ऐड कर देते हैं तो टोटल टॉर्क पता चल जाएगा। तो टोटल ऐड कर रहा हूँ मैं कौन सा? एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। ये मैंने A.C लिखा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। अच्छा, अब आपसे एक बात है कि अगर ये वाला टॉर्क, ये वाला ये इस डायरेक्शन को जाहिर कर रहा है और हमने प्लस साइन लगाई है, तो ये वाला जो टॉर्क है जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है और यूं हरकत को जाहिर करता है, इसके साथ फिर मुझे माइनस साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला माइनस।
ये मुझे क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि इसकी डायरेक्शन उसके उलट है। तो अब मैं सम ऑफ ऑल टॉर्क्स ऐसे कैलकुलेट कर सकता हूँ कि क्लॉकवाइज टॉर्क में से मुझे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को माइनस करना पड़ेगा। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये कहती है कि अगर ये वाली रॉड ना इधर घूम रही हो ना इधर घूम रही हो, यहाँ भी फोर्स लगी हो यहाँ भी फोर्स लगी हो, और ऑब्जेक्ट किसी तरफ मूव ना करे, तो ऐसा सिर्फ तब पॉसिबल होगा जब ये टॉर्क और ये टॉर्क एक दूसरे के इक्वल हो। ठीक है, ये भी 4 न्यूटन पर मीटर हो, ये भी 4 न्यूटन मीटर हो, तब इन दोनों को क्लॉकवाइज टॉर्क को एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क से माइनस करने पे आंसर 0 आएगा। और जब नेट टॉर्क किसी ऑब्जेक्ट पे 0 हो तभी वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम स्टेट में हो सकता है। ठीक, और अब आ जाए ज़रा, हमने लिखा क्या है। According to second condition of equilibrium, a body is said to be in equilibrium if the net torque acting upon it is 0, यानी sum of all torques equal to 0 होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन क्या है? दिस स्टेट्स, अच्छा मैं थोड़ा सा जूम करूं। आज क्योंकि मैं क्लास जो है लेक्चर लैब में जब मैं रिकॉर्ड करता हूं तो वहाँ मेरे पास स्टैंड्स होते हैं ना, आपने देखे हैं लैब स्टैंड, लैब में जो हम क्लैंप वगैरह लगे होते हैं, लैब स्टैंड जो हम यूज़ करते हैं, उस पर मैं मोबाइल को एज इट इज प्लेस कर देता हूँ और फिर हम उससे रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। वो रिलेटिवली इजी होता है। अब घर पे रिकॉर्डिंग करने के लिए मुझे पूरा अरेंजमेंट ऐसा करना पड़ा है जिसमें मुझे मोबाइल बांधना पड़ा है। आप घर पे अगर ये खुद ये वाली कोशिश करें कि टेबल के ऊपर रिकॉर्डिंग करना चाहें तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस वक्त मैं कैसी मुश्किल सूरत हाल का सामना कर रहा हूँ। बहरहाल आज क्योंकि मैं स्कूल बहुत देर से पहुँचा तो वहाँ रिकॉर्डिंग का मेरे पास टाइम नहीं था। मैं आमतौर पे लेक्चर एक दिन पहले रिकॉर्ड करता हूँ। तो ज़ाहिर अब रात के इस पहर तकरीबन 2 बजने वाले हैं, हम इस वक्त रिकॉर्डिंग करने पे मजबूर हैं। ज़ाहिर है कि ये अगर मैं अभी इसे ऑनलाइन नहीं करूँगा तो सुबह तो ये हो नहीं पाएगा ना, फिर मैं स्कूल चल जाऊँ तो वहाँ वाईफाई नहीं होता है और वहाँ रिकॉर्डिंग थोड़ी मुश्किल होती है। आए ज़रा, तो एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं हम इसकी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की। क्या बात हमने कही है? अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ द नेट टॉर्क एक्टिंग अपॉन इट इज 0, यानी सम ऑफ ऑल टॉर्क्स इक्वल टू 0 होना चाहिए। सम ऑफ ऑल टॉर्क्स की मैंने एग्जांपल आपसे डिस्कस कर ली है। तो इट मीन्स दैट सम ऑफ ऑल टॉर्क्स acting in the clockwise direction must be equal to the sum of all torques acting in anti-clockwise डायरेक्शन। अच्छा, क्या मतलब है जो ऊपर कंडीशन लिखे हैं हम? इसका मतलब यह है कि सम ऑफ ऑल टॉर्क्स एक्टिंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी ये जो क्लॉकवाइज में जितने टॉर्क्स लग रहे हैं, एक से ज़्यादा है ना, एक टॉर्क 1 है एक टॉर्क 2 है, इन दोनों को जब सम करें यानी दोनों को ऐड करें और जो उसका आंसर आए वो इक्वल होना चाहिए सम ऑफ ऑल टॉर्क्स एक्टिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है थोड़ी सी आपको? ये है एक्सप्लेनेशन। इट मीन्स दैट सम ऑफ ऑल टॉर्क्स एक्टिंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल टॉर्क्स एक्टिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दस इससे क्या होगा? देयर algebraic sum will be equal to 0। और जब ये दोनों क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स का सम एक दूसरे के इक्वल होगा तो उनका एल्जेब्रिक सम फिर 0 हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन किया था। ये थी इसकी एक्सप्लेनेशन और ये है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो जब आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है तो आप कहते हैं सम ऑफ ऑल फोर्सेस, सम ऑफ एफ एक्स, सिग्मा ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 और सिग्मा ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है? सम ऑफ
सम ऑफ ऑल टॉर्क्स इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। और जब कोई ऑब्जेक्ट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होता है। अ बॉडी, अच्छा मैं अब लिख भी दूँ नीचे, अ बॉडी सेटिस्फाइंग सेकंड कंडीशन of equilibrium will be in state of rotational equilibrium। अच्छा, अब ये सेंटेंस पूरा लिखिएगा और ये आपके पास एक छोटा सा नोट तैयार हो गया। अच्छा, अब आपने 5.3 में आपने फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लिखनी है और असाइनमेंट 5.4 में आपने सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लिखनी है। चलें, ये तो आपकी इक्विलिब्रियम का टॉपिक समझ लें कंप्लीट हो गया। इक्विलिब्रियम क्या है कि अ बॉडी सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ नो अनबैलेंस्ड फोर्स इज एक्टिंग अपॉन इट। इट मीन्स अ बॉडी will be in equilibrium if it is in rest or if it is moving with a uniform velocity। ये तो उसकी डेफिनेशन है। there are two conditions of equilibrium। first condition of equilibrium represents translatory equilibrium and second condition of equilibrium represents rotational equilibrium। ठीक है, ये छोटे छोटे से और मोटे मोटे से कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके सामने होंगे। अच्छा, फाइनल एग्जाम में जो अब तक होता था इससे पहले, वो ये होता था कि इस चैप्टर में से दो न्यूमेरिकल्स आते थे और वो दोनों लैडर के न्यूमेरिकल हैं। अच्छा, अब आप किसी ओल्ड स्टूडेंट से अगर बात करेंगे ना, वो कहेगा यार चैप्टर 5 में से तो आप सीडी वाला न्यूमेरिकल कर लें, लैडर वाला न्यूमेरिकल। तो वो दो न्यूमेरिकल हैं, वही आया करते हैं। उसमें से एक छोटा सा टॉपिक है कपल का, एक शॉर्ट क्वेश्चन आया करता है। कपल की डेफिनेशन मैंने आपको करवानी है, वो हम कर लेंगे तो आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन वहाँ से निकल आएगा। और एक शॉर्ट क्वेश्चन इसका निकलता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम अभी हमने छेड़ा नहीं है, इंशाल्लाह वो हम करेंगे। तो इस चैप्टर की दो डिवीजन्स थी, एक तो पहला तो टॉर्क, दूसरा इक्विलिब्रियम, तीसरा एंगुलर मोमेंटम, चौथा कपल। ठीक है। अच्छा, अब ये न्यूमेरिकल जिसकी मैं बात कर रहा था कि जो फाइनल एग्जाम में आया करते हैं, वो ये है। अब ये बुक मैंने आपके सामने रखी है, ये देखें, और ये अगर आपको नज़र आ रहा है सही, मैंने थोड़ा सा जूम किया तो है और ये शायद नज़र आ रहा है, मुझे पढ़ने में आ रहा है, शायद आपको भी ये पढ़ने में आ रहा होगा। नहीं आ रहा हो तो ये फिर पेज नंबर 150 पे आपने देख लेना है। अच्छा, अब ये सीधा पड़ेगा मेरे ख्याल में। ठीक है, ये देखें, ये। अच्छा, अब ये देखें, एग्जाम्पल है 5.3, ये नंबर लिखा हुआ। A 15 meter ladder weighing 600 Newton rests against a smooth wall at a point 12 meters above the ground। एक 15 मीटर्स का लैडर है, एक सीढ़ी है। अच्छा, ये सीढ़ी और इसका वजन कितना है, 600 न्यूटन है। रेस्ट अगेंस्ट अ स्मूथ वॉल, इसको एक दीवार के सहारे टिका दिया गया। जैसे वो आपने देखी है ना, लैडर कैसे रखते हैं सीढ़ी, तो वो दीवार के साथ उसको ना सहारा देके ऐसे, ये जैसे होता है, ये फर्ज कर लें दीवार है मेरा हाथ और ये खड़ा कर दिया इसको इसके साथ। ठीक है, ये सीढ़ी है। अच्छा, अब ये ज़ाहिर है जब दीवार पे किसी सीढ़ी को खड़ा करेंगे तो वो उसकी कोई हाइट भी होगी जहाँ पे जाके वो दीवार पे टिकेगी। तो 12 मीटर बुलंदी पे सीढ़ी दीवार के साथ टिकी हुई है। द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द लैडर इज 1/3 वे अप। ये जो सीढ़ी है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, जहाँ पे इसका वजन है, वो 1/3 इसकी लेंथ का ऊपर है। अच्छा, आगे क्या है, अ मैन वेइंग 400 न्यूटन्स क्लाइम्स हाफ वे अप द लैडर। एक आदमी है जिसका वजन 400 न्यूटन है, वो क्लाइम हो गया यानी चढ़ गया है आधे सीढ़ी के ऊपर। अब दरमियान में वो खड़ा हुआ है। एज्यूमिंग दैट द वॉल इज स्मूथ, फर्ज करो कि दीवार जो है स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं है उस पर। फाइंड द रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड एंड द वॉल। रिएक्शन, वॉल का रिएक्शन और ग्राउंड का रिएक्शन मालूम करना है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन होता है ये क्लास में करते हैं तो पूरे 45 मिनट्स का होता है। ठीक है। अच्छा, अब जाहिर है कि मैं जब ऐसे लेक्चर करूं तो इसमें भी ये कम टाइम तो नहीं लेगा, लेकिन आज की हद तक मैं बस इतना चाहता हूं, जैसे अब 19 मिनट्स पे मैं पहुंच रहा हूं,
तो और कोशिश मेरी आपको मैं पहले भी बता चुका कि 25 से 27 मिनट्स मैक्सिमम है। इससे ऊपर का लेक्चर हो तो यूट्यूब पे अपलोड होने में बड़ा टाइम लगता है, बड़ा मुश्किल होता है हमारी जो करंट स्पीड है उसके हवाले से। अच्छा, मुमकिन है कि मेरे जो बच्चे हैं, आप लोग आप बेहतर जानते हो कि ऐसे में मुझे साइज़ रिडक्शन के लिए क्या करना चाहिए, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास फुर्सत नहीं होती, मैं कर नहीं पाता हूँ। तो देखें, मैं इस क्वेश्चन को अब पूरा इसे सॉल्व करना मेरे लिए इस अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे पास आगे 45 मिनट्स का मज़ीद टाइम नहीं है। 45 मिनट्स नहीं भी लगेंगे तो 20 मिनट्स तो ज़रूर लग जाएंगे, और 40 मिनट्स का लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है, वो अपलोड नहीं होता है। तो बहरहाल मैं अब इस क्वेश्चन को, आपने क्या करना है कि आज जब 5.4 का आप न्यूमेरिकल असाइनमेंट जब जमा करेंगे तो उसमें ये वाला न्यूमेरिकल भी आपने लिखना है, और इसकी डायग्राम एटलीस्ट आपने बना लेनी है। मैं फर्दर जब सॉल्व करूँगा तो वो 5.5 लेक्चर पे चला जाएगा। दो न्यूमेरिकल्स मुझे इसके सॉल्व करने हैं। टेक्निकली लेक्चर ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा इसमें, लेकिन हमें कुछ छोटे छोटे से टॉपिक्स और भी करने हैं। तो अब मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता जाता हूँ और इसकी डायग्राम बनाता जाता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, आ, ये पूरा क्वेश्चन नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये इस जगह। अच्छा, अब देखें, सीढ़ी आपने देख रखी है, लैडर जिसे कहते हैं, कैसी होती है वो, ये दीवार के साथ ऐसे रखते हैं ना इसको। चलो, ये मैंने जूम आउट किया, काफ़ी जूम आउट हो गया ये। तो अच्छा, अब तुम्हें क्वेश्चन नज़र नहीं आ रहा होगा, बहरहाल अब ये इसे आप अपने पास पहले लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद हम इसे डायग्राम बनाएंगे। अब ये फर्ज करो कि सीढ़ी है, ठीक है, ये लैडर है ये। अच्छा, और ये जो मैं हाथ फेर रहा हूँ ये दीवार है, इस दीवार पे ये लैडर यहाँ टिका दिया आपने, ठीक है। और अगर याद है तो क्या लिखा हुआ था, 15 मीटर्स लैडर, ये 15 मीटर्स का लैडर है यहाँ से लेके यहाँ तक। अच्छा, कल जब मैं सॉल्व करने लगूंगा तो क्योंकि मैं स्कूल में कर रहा हूँ तो मैं वहाँ पर ये वाली डायग्राम एक दफ़ा फिर बना दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब ये 15 मीटर लंबा लैडर, ठीक है, ये सीढ़ी, और दीवार पे जिस जगह इसे रखा गया है वो कितनी, 0.12 मीटर्स अबव द ग्राउंड, ये 12 मीटर ऊपर है ये, ठीक है, ये 12 मीटर, 12 मीटर ये ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं आगे कि चलो मैं इसी को ऊपर उठा दूँ ना, बार बार वो जूम करने से ना सेंटर इधर उधर। द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द लैडर इज 1/3 वे अप, ये जगह पढ़ रहा हूँ मैं, ये वाली। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द लैडर इज 1/3 वे अप। अच्छा, अब ये देखो, ये 15 मीटर्स की तो ये खुद है ना, ठीक है। अच्छा, इसका 1/3 क्या होगा, 1/3 का मतलब ये होता है कि 1/3 से 15 को मल्टीप्लाई कर देना, यूँ करेंगे तो ये आएगा 5 मीटर। तो मैं इसके 3 हिस्से करूँ तो ये 5 मीटर्स, इसके ऊपर ये 10 मीटर्स, और ये फिर 15 मीटर्स। तो ये सीढ़ी है टोटल 15 मीटर की, यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर, और यहाँ से यहाँ के 15 मीटर। 15 का 1/3 होता है 5, ठीक है। यहाँ इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये, और इसका मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब 1/3 वे अप है तो यानी ये कहना चाह रहा है वो कि 5 मीटर के डिस्टेंस पर इस सीढ़ी का पूरा वेट एक्ट करता है नीचे डाउनवर्ड, ठीक है। और फिर इसके आगे इसने क्या कहा कि इस पर एक आदमी भी चढ़ा हुआ है, ये रहा वो आदमी, सीढ़ी पे कोई काम कर रहा होगा ये, ठीक है, कोई रंग वगैरह कर रहा हो, ठीक है। और ये सीढ़ी के आधे पर है। आधे का मतलब क्या होता है, आधे का मतलब क्या है, आधे का मतलब है कि ये 15 मीटर्स है तो 15 का आधा 7.5, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये 7.5 मीटर्स के फासले पर ये आदमी होगा, और इसका वेट ये डाउनवर्ड एक्ट। सीढ़ी का अपना वेट W1 ये नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, आदमी का अपना वेट W2। अच्छा, अब इसकी वजह से क्या होगा, होना ये चाहिए, अगर आप किसी लैडर के ऊपर चढ़ जाएं तो क्या ख्याल है, वो आपको डर नहीं लगेगा कि यार ये स्लिप ना कर जाए, ठीक है। स्लिप करेगी तो स्लिप करेगी इस जगह से, तो यहाँ पे कोई फोर्स होनी चाहिए जो इसे स्लिप होने से रोके, ठीक है। ये फोर्स का हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है ना, तो हम करते हैं कि ये फ्रिक्शन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा जो इसे रोकेगा स्लिप करने से। अच्छा, और सीढ़ी को ज़मीन के अंदर धंस जाना चाहिए, ये भी नहीं होता। इसका मतलब है कि कोई वर्टिकल कंपोनेंट है ज़मीन का जो ऊपर की तरफ है। अच्छा, तो ये है रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड,
क्वेश्चन अगर आप देखें, ये देखें, ये लिखा हुआ है फाइंड द रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड, ये वर्ड, ठीक है, ये नज़र आ रहा है आपको, एंड दी वॉल। अब हो क्या रहा है, ये जो दीवार है यहाँ से अगर ये सीढ़ी स्लिप कर जाए तो ये सीधी स्लिप करके नीचे आ जाएगी, आप सीधा गिरेंगे नीचे। तो ये नीचे नहीं आ रही, इस डायरेक्शन में इसे स्लिप करना चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि कोई ऐसी फोर्स है जिसने इसे बैलेंस करके रखा है, उसे नीचे नहीं आने दे रही है। तो ये जो रिएक्शन होगा इस जगह पर, ये भी हमें मालूम करना है। इसका नाम आमतौर पे आर रखते हैं, बारह कोई भी नाम रखा हो, हमने उसे मालूम करना है, ठीक है। तो इस जगह पर ये रिएक्शन ऑफ दी दीवार। अच्छा, तो क्वेश्चन क्या है कि एक सीढ़ी अगर 15 मीटर लंबी हो और दीवार पे 12 मीटर की हाइट पे उसे रखा गया हो और उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो उसके 1/3 वे अप हो और उस पर एक आदमी 400 न्यूटन का आधे रास्ते पे तक चढ़ा हुआ हो, तो बताओ कि इस जगह पर ये नेट फोर्स सीढ़ी पे कितनी लग रही होगी और इस जगह पर नेट फोर्स सीढ़ी पर कितनी लग रही होगी, ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। मैं इस डायग्राम को एक दफ़ा फिर बनाऊंगा, फिर हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और जब हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो इसमें हमें फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का एप्लीकेशन करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि जब ये लेक्चर आप लिखें तो ये डायग्राम बना के एक दफ़ा अपने हाथ से ना रफली इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और इसकी ये वाली साइड हमें पता है, ये वाली साइड पता है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तीसरी साइड आप खुद ब खुद मालूम कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। तो रफली पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके इस वाली साइड की लेंथ आप मालूम कर लें और उसे लिख दें इसकी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये कितनी होगी वो आप लिख दें। 15 का स्क्वायर पता नहीं 225 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, दोनों को ऐड करेंगे और फिर दोनों रूट ले लेंगे तो ये वाली साइड निकल आएगी। पाइथागोरस थ्योरम में ऐसे ही होता है मेरे ख्याल में। तो जैसा भी होता है, बार आप उसे करके ना यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये बेस कितना है। नॉर्मली जब किसी ट्रायंगल को आप सॉल्व कर रहे हो तो उसकी तीनों साइड्स की लेंथ मालूम कर लेना आपके लिए बेहतर होता है। पर ना चाहते हुए भी लेंथ ऑफ द लेक्चर चली गई है, 27 मिनट तक चली गई है। तो मैं इंशाल्लाह कल के लेक्चर में इस वाले न्यूमेरिकल को फिर कंटिन्यू करूँगा। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, एक न्यूमेरिकल मुझे और करना है इसी टाइप का, उसके लिए हम एक और लेक्चर ले लेंगे। कोई बात नहीं, हम 10 लेक्चर भी ले सकते हैं, अभी आपके पास टाइम है। इसके बाद फिर हम इंशाल्लाह एक दो लेक्चर में इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।